हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है देव शाह एंड ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे एक और बढ़िया बढ़िया लेक्चर में, हमारे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट के सुपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाओ यार, फटाफट सब लोग जुड़ जाओ। मैं तब तक आपको बता देता हूँ कि हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज में फ़िलहाल क्या चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर को बोला था टाटा बाय बाय, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने किया था स्टार्ट। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया था, प्री एंड शाह वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने खत्म किया था। यस, तो अब ना आज के दिन का जो हमारा सबसे पहला सवाल होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, क्या इस लेक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा? क्या आप हमें बता सकते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा क्या इस लेक्चर में? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे और 8 सवाल हमें इस चैप्टर में ख़त्म करने हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद 1 या 2 सवाल छूट जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज के आज ही मैं फिनिश कर दूँ, बट चांसेस है कि 1 या 2 सवाल आज छूट जाए। डोंट वरी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक और चैप्टर जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान सा चैप्टर है। मैं आपको सारे अच्छे अच्छे सवाल करवा दूंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, आपको बस जुड़े रहना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई सेशन शुरू करें। शुरू करते हैं लेके प्रभु जी का नाम। और भाई एक लाइक मार दो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो 1% भी वैल्यू एडिशन कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी एग्जाम्स की तरह, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक तो बनता है ना। एंड कमेंट करो यार कि आपको कैसे लग रहा है सेशन। क्या हो गया यार, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? फिर मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी हो गया। अब फाइनली शुरू करते हैं भाई, फाइनली शुरू करते हैं। आ जाओ। आज के दिन का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी मटेरियल का सवाल है एंड एमटीपी अक्टूबर 2022 में ये सवाल पूछा गया है। लेट अस बिगिन। अक्षर लिमिटेड हैज़ अ सेल्स ऑफ 68 लाख रुपीज एंड अ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ऑफ 60%। तो 68 लाख की सेल है, 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। फिक्स्ड कॉस्ट इज 16,32,000। The capital of the company comprises of 12% long-term debt, 1 lakh preference shares of 10 rupees each carrying dividend rate of 10% and 1,50,000 equity shares. तो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है। And the tax rate applicable to the company is 30%. At the current sales level determine the interest EPS. ये सेकेंड वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना हम लोग कर देंगे कि करंट सेल्स लेवल पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर कितना आ रहा है, वो निकालो। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मटेरियल का ये सवाल है एंड एमटीपी अक्टूबर 2022 में भी ये सवाल पूछा गया है। आ जाओ। सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ existing interest expense and EPS। इंटरेस्ट एंड ईपीएस कैसे निकलेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके एंड में ईपीएस निकलता है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की बारी आती है एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। यस, सबसे पहले सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगा? तो ये तो क्वेश्चन नहीं दे दिया हुआ है कि सेल्स अपना 68 लाख है, तो लिख लेंगे सेल्स की वैल्यू 68 लाख है। सेल्स में से माइनस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? देखो आपको 60% दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो सीधा मैं बोलूँ 68 लैक्स इंटू 60% अगर मैं करूँ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। निकालो कितना आता है, 68 लैक्स इंटू 60% करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 40,80,000। तो 40,80,000, तो इन दोनों इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँ तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है?
68 lakhs minus 40 lakh 80,000 करूँगा, 27 lakh 20,000 इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन. अब इसमें से माइनस होगा अपना फिक्स कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज 16,32,000. तो ये भी मेरा माइनस हो जाएगा यहाँ पर. 16,32,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा. तो अब ना मेरा EBIT कितना बन गया देख लो. $27,20,000 माइनस 1632. तो EBIT बनता है 10,88,000. बढ़िया. अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन डेट. अब यहां पर है ना एक ट्विस्ट है. आप देखोगे ना इंटरेस्ट ऑन डेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि भैया 12% इंटरेस्ट का रेट है. बट डिबेंचर के बारे में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. कितने डिबेंचर्स है, क्या फेस वैल्यू है, देखो कहीं पे दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. देख लो, पूरा छान मार लो. किधर भी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है. तो अब सिर्फ रेट दिया हुआ है हमको. तो हमें इतना पता है कि रेट इज 12%, बट 12% ऑफ वॉट वो हमें नहीं पता है. ठीक है, तो अभी इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. तो इसके बाद क्या आता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ठीक है, फिर इसमें से मैं करूंगा टैक्स एक्सपेंस माइनस. अभी सिर्फ ना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते जाओ, अपने आप वैल्यूज मिल जाएगी. तो टैक्स एक्सपेंस, टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट बोल दिया 30% है. तो 30% टैक्स रेट है. 30% ऑफ वॉट वो भी हमें नहीं पता. वैसे तो EBT है, बट EBT का भी वैल्यू नहीं है ना अपने पास. तो ये माइनस हो जाएगा. तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपने पास इस केस में प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो. अब प्रेफरेंस डिविडेंड का ना अपने पास फिगर है. प्रेफरेंस डिविडेंड का अपने पास फिगर है, दैट इज हाउ मच. देखो किधर गया, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच इंटू 10%. अब यहाँ पर ना 1 लाख मत लिखना, यहाँ पर 10,000 कर दो इसको, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आप देखोगे ना इट इज किधर गया, ये रहा. इन्होंने 10,000 निकाला है. सॉरी एक मिनट, किधर गया, हाँ सॉरी नॉट दिस वन. इन्होंने ना ये 10,000 निकाला, आप देखोगे ना इट इज़ नॉट 1 लाख. अगर आप 1 लाख इंटू 10% करोगे ना तो आंसर 1 लाख आता है. तो इस केस में क्वेश्चन में 1 लाख प्रेफरेंस की जगह 10,000 प्रेफरेंस कंसिडर करना. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा अपना, 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू इंटू 10%. तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप 10,000 आता है. बराबर. तो अब अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गया. डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर्स के नंबर से. तो अपने पास कितने इक्विटी शेयर्स है, बोल दिया है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स आपके पास है. तो ये हो जाएगा इसके साथ डिवाइड. बराबर. तो इसको डिवाइड करके EPS निकल के आ जाता है. ये मेरा पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट मैंने रफ फॉर्मेट में बना दिया है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे क्या होगा. अब ध्यान से सुनना आगे क्या होगा. अब ना प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा जितनी भी फिगर्स ब्लैंक है वो सब अगर मुझे निकालनी है तो मुझे सेकेंड पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा. मुझे पढ़ना ही पड़ेगा. अमाउंट ऑफ डेट फॉर द फर्म इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ऑल द EPS. मेरी बात ध्यान से सुनना. क्या पता है, क्या बोलता है पता है, कि भाई अगर मैंने सेल्स को 25% से गिरा दिया, इफ आई रिड्यूस माई सेल्स बाय 25%, अर्निंग्स पर शेयर 0 आ जाएगा. अब इसका इंटरप्रिटेशन सुनना. अगर अर्निंग्स पर शेयर 0 आ गया तो कहना ही से अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या अर्निंग्स फॉर इक्विटी ये भी 0 हो जाएगा. हाँ जी. तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं पहले पार्ट 2 बना देता हूँ तब समझेगा. पार्ट 2 क्या बोला है, अमाउंट ऑफ डेट if 25% decline in sales will make
EPS 0। तो एक बार ना फिर से यही इनकम स्टेटमेंट बनाए। यस, तो देखो अगर मैंने सेल्स को 25% से गिरा दिया तो मेरा रिवाइज सेल्स कितना होगा। मेरा जो करंट सेल्स है वो है 68 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 68 लैक्स माइनस 25% अगर मैं करूँगा तो इट इज़ 51 लैक्स। ये मेरा रिवाइज सेल्स हो गया, ठीक है। कैसे आया? 68 लैक्स माइनस 25%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेम रहेगा, तो 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, वो पहले भी पता था, मल्टीप्लाइड बाय 51 लाख की मेरी सेल्स। तो देख लो 51 लैक्स इंटू अगर मैं 60% करता हूँ सो इट इज़ 30,60,000। सही आ रहा हो ना? 30,60,000, ठीक है। तो अब मेरा रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल गया देख लो ज़रा। इट इज़ 51 लैक्स माइनस 30,60,000, तो ये हो गया 20,40,000। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। अरे लाला मुझे एक बात बता, अगर मैंने मेरी सेल्स गिरा दी तो क्या मेरा फिक्स कॉस्ट अफेक्ट होगा क्या? अरे क्या सेल्स के गिरने से फिक्स कॉस्ट अफेक्ट होता है क्या? सेल्स के गिरने से जिंदगी में कभी भी फिक्स कॉस्ट अफेक्ट नहीं होगा, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 16,32 दिया हुआ है, वही का वही लिख लो, ठीक है बॉस। तो अब EBIT कितना आया रिवाइज्ड? 20,40,000 माइनस 16,32,000, तो 4,08,000 मेरा EBIT यहाँ पर आता है। अब इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डेट, सुनना बात, इंटरेस्ट ऑन डेट, टैक्स एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? 2 मिनट दिमाग लगाओ, टाइम दे रहा हूं, मुझे बताओ वेदर इंटरेस्ट ऑन डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्या लगता है, फिक्स्ड की वेरिएबल? फिक्स्ड की वेरिएबल, दया पता लगाओ, फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज द आंसर। दीज आर फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आता है तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल्स के गिरने से अपना ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं गिरता तो क्या सेल्स के गिरने से फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी गिरेगा? द आंसर इज नो। कोई भी तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट हो मेरे भाई, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो सेल्स के बदलने से वो बदलता नहीं है, सेल्स के गिरने बढ़ने से वो गिरता बढ़ता नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डेट अभी भी उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 12% ऑफ समथिंग, सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अब इसी में से टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये टैक्स एक्सपेंस का रेट कितना है? 30% है, तो 30% ऑफ समथिंग, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अरे एक मिनट, यहाँ पे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा तो मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग सेकेंड केस कर रहे हैं जहां पे 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द एंटायर ईपीएस, और हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या लिया था कि अगर ईपीएस 0 है तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ईएफई भी तो 0 आएगा। आप लोग इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हो, अर्निंग इसको डिवाइड करोगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस आता है। अब ईपीएस 0 है तो 0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी 0 हो जाएगा ना। तो मेरा पूरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी 0 हो गया, तो यहां पर इसको 0 डाल दो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पता है, हमने निकाला हुआ है कि इट इज 10,000। पिछले केस में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला था ना 10,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 है, इट इज अ फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट, तो क्या सेल्स के बदलने से मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट भी चेंज होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा चेंज। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे ऐसे -10,000 लिखना। अब रिवर्स कैलकुलेशन करो, तो 0 + 10,000 करोगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 10,000 आ जाएगा। ओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरा अमाउंट है ये 70% है, ठीक है। 100 में से 30% टैक्स, 100% में से आप 30% टैक्स पे कर दोगे तो आपके पास 70% बचेगा। यस यस, तो अगर 70% अमाउंट 10,000 है तो मुझे 100% अमाउंट को बता सकते हैं कितने? सिंपल,
10,000 करने का डिवाइडेड बाई 70%, तो ये आता है मेरा 14,285.7 में इसको 14,286 ले लेता हूँ राउंड अप करके, और इसी पैसों का 30% आप टैक्स दोगे। ये कैसे आया? सिंपल, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 70%। ठीक है, तो अब 14,286 का 30% आप टैक्स पे करोगे, सो इट इज 4,285.8, मतलब कि 4,285.8 को मैं 4,286 ले लेता हूँ। तो अब देख लो 14,286 100% है, इसमें से आप 30% माइनस करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन मैच कर जाएगा। कैल से एग्जैक्टली 10,000 बताते हैं, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स इतना आ गया। अब भाई पूरे इनकम स्टेटमेंट में एक ही चीज़ का गैप बचा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेट। तो 4,08,000 में से अगर मैं 14,286 माइनस करता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाता है 3,93,714। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12% करोगे तो मेरे को अमाउंट ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, तो 32,80,950 मेरा डिबेंचर का अमाउंट है, उसका 12% 393,714। अब वंस अगेन, इंटरेस्ट ऑन डेट फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या सेल्स के बदलने से वो बढ़ता है, बढ़ता घटता है? द आंसर इज नो। तो 393,714 मैं अपने फर्स्ट पार्ट के आंसर में भी लिख लूँ क्या? अरे लिख लूँ क्या, कांस्टेंट ही रहेगा ना ये 393,714। और टोटल डिबेंचर अपना कितना आया था? 32,80,950। 32.8 लाख लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरी जगह नहीं है। तो अब एग्जिस्टिंग ईबीटी निकल जाएगा 10,88,000 माइनस 393,714 अगर मैं करूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी 6,94,286, और यही 6.94 लाख यानी कि 6,94,286 का 30% में टैक्स भरूंगा। सो इट इज गोइंग टू बी 2,08,286, 285.8 है, तो 6,94,286 माइनस 30% करोगे तो एग्जैक्टली 4,86,000 यहाँ पर बचता है, और यहाँ पर माइनस 10,000 करोगे तो ये आ जाता है 4,76,000। 4,76,000, और इसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ डिवाइड कर दूं, दैट इज 4,76,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, तो 3.17 का अर्निंग्स पर शेयर आता है मेरा। ठीक है, 3.173 का आता है। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? देख लो किधर गया, ये रहा देखो 3.173, ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रेजेंट लेवल पर अर्निंग्स पर शेयर है। दूसरा क्या पूछा था? इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, तो एग्जिस्टिंग ईपीएस यहाँ पे निकल गया। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन डेट वो लोग बोलते हैं कि 393,714 होना चाहिए। देख लो दोनों ही केस में सेम ही रखा है, क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट है। इसी के अलावा नए वाले केस में बोला है कि भैया नए वाले केस में भी कुछ ढूंढने बोला था ना इन्होंने, अमाउंट ऑफ डेट फॉर अ फर्म। हाँ, तो अमाउंट फॉर डेट हमने यहाँ पे निकाल लिया 32,80,950, वो सेम ही रहेगा, वो वैसे भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो ये देखो 32,80,950 ये अपना यहाँ पे भी मैच कर गया। मज़ा आया तुम लोगों को? चलो बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है ख़त्म। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आएगा ना मज़ा, क्यों? क्योंकि ये है आर्बिट्राज वाला सवाल। मुझे पता है तुम्हें इस सवाल में दिक्कत आती है, बट मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये पूरा सवाल अगर मैं तुम्हें 3 स्टेप्स में एकदम सिंप्लीफाई करके बता दूं तो बताओ यार, 3 स्टेप्स एंड मैं तुम्हें ये सवाल एकदम सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी फॉर अ नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, और ये सवाल तुम्हारे लिए हलवा बना दूंगा मैं। बोलो क्या बोल रहे हो? जुड़ोगे? चलो फिर शुरू करते, देर किस बात की, आ जाओ बॉस। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो बॉस चालू करो। आर्बिट्राज का सवाल है, यानी ये एमटीपी अप्रैल 2023 में पूछा गया सवाल है। चलो
अब ना आर्बिट्राज वाले सवाल में एक बेसिक सा लॉजिक है, और पहले मैं ना वो लॉजिक बता दूंगा। लॉजिक पता है क्या है, समझो। जिस फर्म में, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली बात तो आर्बिट्राज होता क्या है, वी ऑल नो। आर्बिट्राज मतलब, वो फाउंडेशन में बीसीके में ना एक लाइन पड़ी थी कि आर्बिट्राज इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, मतलब एक जगह से आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो, दूसरी जगह पे आप बेच रहे हो, दैट इज व्हाट इज आर्बिट्राज। अब यहां पर क्या होता है, दो फर्म्स होती है, एक फर्म जिसमें डिबेंचर्स होते हैं, एक फर्म जिसमें डिबेंचर्स नहीं होते। अब एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा, ध्यान से सुनना, मैं उस फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूं जिसकी वैल्यू कम है, या उस फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। एक इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि जिस फर्म में अगर मेरे को बेचना ही है तो मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो मैं उस फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा ना जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू मतलब क्या, कि आप आज उस फर्म की सिक्योरिटी बेचने गए तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, तो जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, अगर मैंने उस फर्म की सिक्योरिटी बेची तो उसका पैसा मेरे पास ज़्यादा आएगा ना। तो हमेशा जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी सिक्योरिटी बेचनी है आपको, ये एक काम करना है। दूसरा काम, जिस फर्म की वैल्यू कम है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। बस यही दो चीज़ें हैं, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन, बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ जाएगी। आ जाओ। Following data is available in respect of two companies having the same business risk. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कि भाई दोनों कंपनी का इक्विटी प्लस डेट मिला करके 12 लाख है। और आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे डम्बो लिमिटेड जो है उसका डेट 4 लाख है, इक्विटी 8 लाख है, दोनों का मिला करके 12 लाख। जंबो में डेट कुछ है ही नहीं, इक्विटी 12 लाख, दोनों का मिला करके 12 लाख। ईबीआईटी दे दिया हुआ है 2,40,000 और केई दिया हुआ है 15%। एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 20% शेयर्स इन द लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड कंपनी मतलब जिस कंपनी में डेट होता है। इन दोनों में से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें आपको डेट दिख रहा है, डम्बो लिमिटेड। मतलब कि डम्बो लिमिटेड के जितने भी इक्विटी शेयर्स है उसका 20% किसके पास है, अपना भाई के पास है। भाई बोले तो इन्वेस्टर। कैलकुलेट द इंक्रीज ऑफ एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ द आर्बिट्राज प्रोसेस इज अंडरटेकन। अब मैंने आपको बेसिक लॉजिक क्या बोला, कि भाई एक इन्वेस्टर उस फर्म में इन्वेस्टमेंट बेचेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो बोल दिया है कि सिर्फ लीवर्ड कंपनी में मेरे पास 20% इन्वेस्टमेंट है। मैं तुमको लिख के देता हूँ कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा निकलेगी, तभी आर्बिट्राज पॉसिबल है। अगर लीवर्ड कंपनी की वैल्यू अनलीवर्ड कंपनी से कम है तो आर्बिट्राज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बार ना पहला स्टेप हमेशा वेरीफाई करने का, पहले निकालने की दोनों फर्म की वैल्यू। आ जाओ, तो स्टेप 1 लिखेंगे मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स। अब तुम्हें पता है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है उस फर्म में टोटल इक्विटी की कितनी वैल्यू है प्लस उस फर्म में डेट की टोटल वैल्यू कितनी है, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्विटी की वैल्यू पता है कैसे निकलती है? इक्विटी की वैल्यू निकलती है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय के % करोगे तो इक्विटी का वैल्यू निकलता है। एंड डेट का वैल्यू पता है कैसे निकलता है? डेट का वैल्यू कैसे निकलता है पता है? हम लोग इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में इस केस में गिवन है। इस पर्टिकुलर केस में डेट की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, गिवन है, सिंपल। डम्बो में ये 4 लाख ले लेने का, जंबो में नहीं। ठीक है, तो जहां पर बाकी के कॉन्स्टेंट्स नहीं दिए हुए हैं, जैसे अगर इक्विटी निकालने के लिए आपको के ही दिया हुआ है, अगर इंस्टीट्यूट चाहता ना कि आप डेट की वैल्यू अलग से निकालो तो वो आपको केडी भी देता, बट दिया हुआ है नहीं। तो जो आपको फेस पे दिख रहा है चुपचाप वो ले लेने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। अब इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना दूँ, उससे काम बन जाएगा। तो आ जाओ, पहले एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लिखेंगे पर्टिकुलर्स, एक तो डम्बो अपनी फर्म है, एक तो इनके नाम इतने मस्त मस्त है ना पूछो मत, और एक जंबो अपनी फर्म है। सबसे पहले ना एक पैरामीटर अपने को दिया हुआ है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब देखोगे दोनों ही फर्म के लिए बहुत है ना रफ एंड टफ हो गया है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ। हाँ,
दोनों ही फर्म के लिए EBIT इज 2,40,000, दिख रहा है ना? हाँ, तो दोनों ही फर्म के लिए EBIT 2,40,000 है, तो लिख देंगे 240 240। अब इसके अलावा हम लोग सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। अब डम्बो लिमिटेड का 4 लाख का डेट है जिस पर 12% इंटरेस्ट निकालो, तो यहीं पे साइड में बना देता हूं कि 4 लाख इंटू 12%, थोड़ा मार्जिन कवर कर रहा है बट ठीक है, आपको समझ रहे हैं ना। 4 लाख का 12%, इट इज 48,000, ठीक है। अब इसमें डेट है तो डम्बो लिमिटेड लीवर्ड हुई कि अनलीवर्ड? ये मेरी लीवर्ड फर्म हुई। और जंबो लिमिटेड में आप देखोगे कोई डिबेंचर है ही नहीं, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा, तो ये जीरो। एंड डिबेंचर नहीं है तो ये हो गई मेरी अनलीवर्ड फर्म। तो अब आप देखोगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आता है? 2,40,000 माइनस 48,000, इट इज 1,92,000, और यहाँ पर 2,40,000। ये हो गया बढ़िया बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट ही नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, अज्यूम जीरो टैक्स, अज्यूम जीरो टैक्स। और क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी जीरो मानो। देखो सिर्फ इक्विटी और डेट ही है, प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो यही मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा। तो ये 1,92,000 और ये 2,40,000, तो मेरे पास दोनों ही फर्म्स का अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है क्वेश्चन डायरेक्टली देता है, दोनों ही फर्म्स के लिए KE 15% है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड कर देना, सॉरी हाँ, यहां पर डिवाइड कर देना बाय KE। तो दोनों ही फर्म्स के लिए KE, इसका भी 15% है, इसका भी 15% है। तो अब मुझे वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा? नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ इक्विटी की वैल्यू मिलेगी। देखो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? 1,92,000 डिवाइडेड बाय 15%, 12,80,000, एंड जंबो का 2,40,000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे 16 लाख। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि आज अगर मैं डम्बो लिमिटेड के सारे इक्विटी शेयर बेच दूं, सुनना, आज अगर मैं डम्बो लिमिटेड के सारे इक्विटी शेयर बेचूं तो 12,80,000 हाथ में आएगा, और अगर आज जंबो लिमिटेड के सारे इक्विटी शेयर्स बिक जाए तो 16 लाख हाथ में आएगा। दैट इज मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब इसी में एक और चीज ऐड करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी ऐड करेंगे, बट संभाल के। क्यों संभाल के? क्योंकि डेट उसी फर्म में होता है जो लीवर्ड होती है, और वो है डम्बो, और वो है यहां पर 4 लाख डेट डम्बो लिमिटेड, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डम्बो लिमिटेड में 4 लाख ऐड कीजिएगा, गलती से भी यहां पर डेट ऐड मत कर देना वरना गलत निकल जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा फर्म का? टोटल मार्केट वैल्यू फर्म की कितनी हो गई दोनों? तो डम्बो लिमिटेड की टोटल मार्केट वैल्यू होती है 16,80,000 और जंबो लिमिटेड की होती है 16 लाख। अब मैंने ना तुमसे एक चीज बोली थी, पता है क्या? लीवर्ड फर्म में सॉरी, जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट को बेचने का है, तो उस पर्टिकुलर फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए ना। तो जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अपने लीवर्ड फर्म की और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू देखो बॉस, अपने लीवर्ड फर्म की वैल्यू 16,80,000 है, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू 16 लाख है। तो जाहिर सी बात है लीवर्ड फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस फर्म में इन्वेस्टमेंट होगी पहले उस फर्म की इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा कमाएंगे। और आर्बिट्रेज कब हो सकता है? जब जिस फर्म में मेरी वैल्यू ज्यादा है वो फर्म में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूं। तो क्या लीवर्ड फर्म में मेरी इन्वेस्टमेंट है? अरे हाँ, लीवर्ड फर्म में ही भाई की इन्वेस्टमेंट है, मतलब आर्बिट्रेज पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है आर्बिट्रेज। समझ में आया? ऐसे आप वेरीफाई करोगे, इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं आर्बिट्रेज प्रोसेस समझा रहा हूं कैसे होगा, इधर आओ।
सबसे पहले निकालेंगे चेंज मत लिखो अभी, आर्बिट्राज प्रोसेस। ठीक है, आर्बिट्राज प्रोसेस। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। आर्बिट्राज प्रोसेस में मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले जिस फर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको बेचो। ठीक है, तो अपने पास लीवर्ड कंपनी के 20% इक्विटी शेयर्स है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई विल सेल माय शेयर्स ऑफ लीवर्ड कंपनी। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अगर लीवर्ड कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचता हूँ, अगर भाई लीवर्ड कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचते तो उनके हाथ में पैसा कितना आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बोली थी कि जितना उसकी मार्केट वैल्यू होगी उतना पैसा अंदर आएगा। तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली थी, देखो 12,80,000, और भाई के पास इक्विटी शेयर्स, पूरे इक्विटी शेयर्स का 20% है। तो कहने से अगर भाई आज अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने जाएगा तो 12,80,000 जो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू है उसका 20% उसके पास आएगा। क्यों 20%? क्योंकि ये टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो भाई की प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितनी, 20%। तो 12,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो आज अगर भाई अपनी इक्विटी शेयर्स बेचने जाएगा उसके पास पहली बात तो 2,56,000 आएगा। तो ये कैश इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा कमाया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो लीवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट बेची, अब जो अनलीवर्ड कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है जंबो लिमिटेड, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट खरीद, तो बाय शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी। अब समझना कितना बाय करे, कितना बाय करे, जब तक क्वेश्चन बोले नहीं ना मेरे भाई, जब तक क्वेश्चन बोले नहीं तब तक मार्जिन कांस्टेंट रखना। बट ये वाला अजम्पशन यहाँ पे नहीं है, ये आपको समझना है ना मेरे भाई। तो इसके पहले एक और चीज़ होगा लीवर्ड कंपनी में, सोचो क्या, सोचो क्या, जब भी लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहे हो ना मेरे भाई, तब लीवर्ड कंपनी में शेयर्स तो बेचने ही है, एक काम और कर देना, एक 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 छोटू सा काम और कर देना। कौन सा काम? वही लीवर्ड कंपनी में डिबेंचर्स होंगे ना, थोड़ा पैसा डिबेंचर से उठा लेना। तो बोरो मनी, ऐसे लिखो, बोरो मनी फ्रॉम लीवर्ड कंपनी, बोरो मनी फ्रॉम लीवर्ड कंपनी। ठीक है, बोरो मनी फ्रॉम लीवर्ड कंपनी। कितना बोरो करेंगे, जितना, मैंने क्या बोला, मार्जिन कांस्टेंट, जितने इक्विटी शेयर्स बेचे उतना ही पैसा बोरो करना। तो अब समझना, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं लीवर्ड कंपनी से पैसा उधार लूँ तो मेरे पास कितना आएगा। देखो, लीवर्ड कंपनी की डिबेंचर की टोटल वैल्यू 4 लाख है। अब भाई को पैसा चाहिए, तो 4 लाख का कितना प्रतिशत, मार्जिन कांस्टेंट रखो, 4 लाख का 20% भाई के पास आएगा। समझा? तो वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 4 लाख, उसका 20%, तो भाई के पास आएगा 80,000। ये भी कैश इनफ्लो है। तो मैंने दो काम किए, जब मैं लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहा हूँ ना, मैंने दो काम किए। एक तो लीवर्ड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो बेच दी, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी अनलीवर्ड से। इसी के अलावा लीवर्ड कंपनी में डेट था, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया पैसा अंदर करने के लिए। मैंने उस डेट की वैल्यू का उतना ही प्रतिशत अंदर किया जितने प्रतिशत मेरे पास इन्वेस्टमेंट थे। अब पता है क्या करना है, ये दोनों मिला करके जितना भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा खड़ा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट खड़ा हुआ, इसको कितना इन्वेस्टमेंट खड़ा हुआ, 2,56,000 प्लस 80,000, 3,36,000 फंड्स आपके पास आए। तो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, उसको मैं थोड़ा नीचे नीचे ही लिख लेता हूँ कि मेरे पास 3,36,000 आया, दोनों का मिला करके। इसका पता है क्या करना है, ये सारा पैसा नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल देने का। खत्म, ये सारा पैसा नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डाल देने का, बात खत्म। तो अब आप देखो चेंज कैसे हुआ, 2,56,000 कैश इनफ्लो आया पुरानी इन्वेस्टमेंट बेचकर, 80,000 खड़ा किया और लीवर्ड फर्म की डेट से लेकर,
टोटल 336 आया, वो 3,36,000 नए फर्म के इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, नए फर्म के इक्विटी शेयर्स में डाल दिया। अनलीवर्ड थी तो इक्विटी शेयर्स में ही डाल सकते, सिर्फ डाल दिया। मेरे पास बचा कितना? 0। माइक ही गिर गया भाई। मेरे पास बचा कितना? 0। समझ में आया तुमको? एकदम बेसिक प्रोसेस है। अब इसके अलावा ना एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, अब समझने का ट्राई करना। डिबेंचर पे मिलता है भैया इंटरेस्ट, डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर पे मिलता है डिविडेंड। डोंट यू थिंक अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है अब नहीं मिलेगा? यस। इसी तरह से जब मैं नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट खरीदता हूँ तो अब जो डिविडेंड नई कंपनी डिक्लेयर करेगी वो मुझे मिलेगा। यस। इसी के अलावा अगर डिबेंचर्स या बोरोइंग्स मैंने लिए है ना, लीवर्ड फर्म से मैंने बोरो किया है, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। यस। तो आप देखो यहाँ पे कुछ आर्बिट्राज करने की वजह से मेन मेरे फंड्स में तो फर्क आ ही रहा है, साथ ही साथ कुछ कॉस्ट भी आ रहे हैं, कुछ रिटर्न में भी फर्क आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट ना क्या पूछता है कि चेंज इन रिटर्न निकालो कितना है, इंक्रीज इन द एनुअल अर्निंग्स। अर्निंग्स तो ठीक है, अर्निंग्स कितने इंक्रीज हुई वो निकाला, तो इसका यही मतलब है। तो अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3, चेंज इन अर्निंग्स। देखो यार, अच्छे से टाइम लेकर करा रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि समझ में आए कि क्या चल रहा है जिंदगी में। चलो, सबसे पहले वही 3 स्टेप याद करो। मैंने अभी 3 काम किए। एक तो लीवर्ड कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, मतलब लीवर्ड कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होगी वो अब मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड ऑफ लीवर्ड फर्म सैक्रिफाइस्ड। मुझे एक बात बताओ, सैक्रिफाइस की तुमने कोई चीज़, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया तुम्हारे लिए। कोई चीज़ जब तुम सैक्रिफाइस करते हो, हाथ से जाने देते हो फॉर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, तो वो ऑल्टरनेटिव तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज अ कैश आउटफ्लो, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक्चुअली लग नहीं रहा है, बट ये अपन कह सकते हैं इकोनॉमिकल टर्म्स में तुम्हारे साथ हो चुका है काम, ऐसा। ठीक है, तो अब सैक्रिफाइस कितना होगा पैसा? सिंपल सी बात है, लीवर्ड फर्म मुझे बताओ अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन टोटल कितना दे रही है? 1,92,000 अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब टोटल 192 है, भाई का हिस्सा कितना? भाई का हिस्सा तो 20% था। तो अगर आज मैं अपनी लीवर्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट बेच देता हूं तो मेरा कितना रिटर्न सैक्रिफाइस हो रहा है? कहना ही से 1,92,000 का 20% सैक्रिफाइस हो जाएगा मेरा। तो देख लो, 1,92,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 38,400, ये मेरा कैश आउटफ्लो हो गया। ये एक काम। अच्छा, एक और चीज़, मैंने लीवर्ड फर्म से कुछ डिबेंचर्स भी बोरो किए थे। हाँ जी। तो अब वो डिबेंचर्स का क्या होगा? उस पर मेरे को इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देना पड़ेगा ना भाई, मुफ्त में थोड़ी दे रहा है वो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट कितना? भाई ने कितना डिबेंचर बोरो किया था? अगर आपको याद हो तो भाई ने 80,000 का डिबेंचर बोरो किया था। इसमें भाई का घर जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 80,000 का डिबेंचर बोरो किया था और इंटरेस्ट रेट है 12%। तो 80,000 का कूपन, 80,000 का डेट बोरो किया था, उसका कूपन रेट 12%। तो ये भरना पड़ेगा, ये एक्चुअल कॉस्ट है। तो 9,600 मेरा कैश आउटफ्लो यहाँ पर भी हो गया। और तीसरी चीज़, अब नई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिटर्न भी मिलेगा। तो डिविडेंड ऑन अनलीवर्ड फर्म शेयर्स, भाई साहब कितना डिविडेंड आएगा? भाई साहब कोई बोलेगा मेरे को? अब सुनना, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने अनलीवर्ड फर्म में? 20%? नहीं 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 नहीं। जब हमने अनलीवर्ड फर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था ना बॉस, तब हमने ये देख के नहीं किया था कि हमें 20% इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। हमारे पास तो जितना पैसा आया था लीवर्ड फर्म में एडजस्टमेंट करके, डिबेंचर्स को, सॉरी बोरोइंग्स लेकर, शेयर्स बेचकर, जितना पैसा आया था सारा डाल दिया। बट वो कितना डाला वो हमें नहीं पता ना। तो अब सुनना कैसे निकलेगा। मैं बोलता हूँ
कि लीवर्ड फर्म की टोटल अनलीवर्ड फर्म कितना टोटल कमा कर दे रहा है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर्स में पैसा डाला ना, तो अनलीवर्ड फर्म जो जंबो लिमिटेड है वो 16 लाख अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कमा करके दे रहा है इन टोटल। ठीक है, तो टोटल अर्निंग्स कितना, 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स में। खुद सोचो, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स में, 3,36,000। तो इंटू लिखो 3,36,000 डिवाइडेड बाय ये ये भाई की मार्केट वैल्यू है, इसे लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ भाई, और डिवाइडेड बाय जंबो लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है, पूरी की पूरी 16 लाख है ना, पूरी की पूरी 16 लाख। अरे सॉरी, ये 240 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। यहाँ पे 16 लाख आएगा और एज अ होल कमा करके अनलीवर्ड फर्म जो है वो दे रहा है 2,40,000। ये क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अपने केस में जंबो, इनटू भाई की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अब देखो, करो 2,40,000 टोटल अर्निंग इंटू 3,36,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, 50,400 आएगा। एंड ये कैश इनफ्लो होगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टर के पास, भाई के पास पैसा अंदर आएगा रिटर्न का। तो अब बस यही 3 काम हुए थे और कुछ तो अपन ने किया नहीं था। तो अब चेंज इन रिटर्न कितना है देख लो, इट इज -38, एक मिनट, -38,400 माइनस 9,600 प्लस 50,400 करूंगा तो आंसर आता है 2,400। यस देखो आ गया, इंक्रीमेंटल इनकम ड्यू टू आर्बिट्राज 2,400, लिख लो भाई। तो इंक्रीमेंटल इनकम 2,400 आया। एंड आप ऊपर के फंड्स भी देखोगे ना मेरे भाई, तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 3,36,000। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इतना छोटा बनाया है ये चीज़, आई मीन नोट इतने छोटे बनाए हैं, बट तो भी कन्फ्यूजन तो मुझे भी होती है आज भी, ठीक है, मेरे को ऐसे ही जमता है। ठीक है, एक एक चीज़। तो भाई 3 स्टेप का सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली, क्योंकि उसी के बेसिस पे पता चलेगा ना कि कितना इन्वेस्ट करना कितना नहीं। फिर 3 काम हमने किए और उसके बाद भाई चेंज इन अर्निंग्स। अब ना एक केस मैं चाहता हूँ आप घर पे ट्राई करो, एक केस मैं चाहता हूँ आप घर पे ट्राई करो, और वो ये है, एक्सप्लेन द आर्बिट्राज प्रोसेस इफ केई इफ फॉर डम्बो लिमिटेड इज 20% इंस्टेड ऑफ 15%। कहाँ चेंज आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो वही, सबसे पहले आप वही करोगे, इनकम स्टेटमेंट ही बनाओगे आप सबसे पहले, तो दोनों का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे केस में जो एग्जिस्टिंग केई था अपने किसके लिए, दोनों फर्म्स के लिए, इट इज़ 15%। ठीक है, अब बदल जाएगा। अब यहाँ पर जंबो लिमिटेड का केई 20 ही रहेगा, बट डम्बो का 15% हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग निकलेगी, दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म्स अलग निकलेगी। अब आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे होगा ये भी सुनते हुए जाना। अब मैं जा रहा हूँ अनलीवर्ड से लीवर्ड में, क्यों, क्योंकि जो दूसरा केस है ना उसमें तुम्हारा अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू तुम्हारे लीवर्ड फर्म के वैल्यू से ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या सीखा है कि भाई अनलीवर्ड फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू लीवर्ड फर्म से ज़्यादा है। आर्बिट्राज की स्टार्टिंग ही ऐसी होती है, जिस फर्म में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेच। तो आप अनलीवर्ड फर्म में जब अपनी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तब एक ही काम होगा, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म में डेट नहीं है, तो आप डेट बोरो थोड़ी कर सकते हो, डेट ही नहीं है तो बोरो किधर करोगे। तो अनलीवर्ड फर्म में काम एक ही होगा, एक तो आप इक्विटी शेयर्स बेचोगे। ठीक है, इसी के अलावा दूसरी चीज़, अब लीवर्ड कंपनी में डेट है, तो आप जितना अनलीवर्ड कंपनी में शेयर्स बेच रहे हो ना, उतना ही लीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीदना। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, आप देखोगे ना यहाँ पर, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वही उसी का 20% आप खरीदना, और जितना भी एक्सेस बचता है ना उसको लीवर्ड फर्म के डेट में डाल देना। जितना भी एक्सेस बचता है लीवर्ड फर्म के डेट में डाल देना, तो आपका नील फंड जीरो हो जाएगा। इसी के अलावा रिटर्न में चेंज कैसे होगा, सिंपल, आपने अनलीवर्ड फर्म में शेयर्स बेचा तो आपका रिटर्न सैक्रिफाइस हुआ। इसी के अलावा आपने अनलीवर्ड फर्म में एक तो डिबेंचर खरीदा, तो आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। पहले वाले केस में क्या था, आपने डेट बोरो किया है,
इस केस में आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट इनकम होगी आपको। इसी के अलावा तीसरी चीज़, आपने अनलीवर्ड फर्म के इक्विटी शेयर्स में 20% इन्वेस्ट किया तो जितना भी अनलीवर्ड फर्म का EAES होगा उसका 20% भी आपका। तो इस तरह से आपका चेंज इन रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करना केस 2 घर पे। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं आपको कहूँगा, देखो यार आई नो कंसाइज मुझे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं यार, आई नो दैट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पर पता है कैसे है क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आई विल टेल यू व्हाट यू शुड डू एट होम एंड व्हाट आई विल डू। आ जाओ। RML Limited needs 36 crore 50 lakh for expansion purposes. The following three plans are feasible. The company may issue 6 lakh 50,000 equity shares at 100 per share. The company may issue 4 lakh equity shares at 100 per share and 2 lakh 50,000 debentures of 100 denomination bearing a 9% rate of interest. The company may issue 4 lakh equity shares at 3100 per share and 2 lakh 50,000 cumulative preferences of 100 rupees per share bearing a 9% rate of dividend. तीन केसेस है एक्सपांशन के लिए, चाहिए 36 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब इफ द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आर 1562,500, 22 लाख 50, 62 लाख 50,000, 9375 एंड 15625, कंसिडर करना कि ये 5 अलग अलग साल की अर्निंग्स है या 5 अलग अलग साल का EBIT है। ईयर 1 में ये, ईयर 2 में ये, ऐसे 5 अलग अलग साल की EBIT है, ऐसा समझ के चलो। Calculate the earnings per share under each of the three financial plans. Assume a corporate income tax rate of 25%. Which alternative would you recommend and why? अब मैं क्या करूँगा, समझने का ट्राई करना मेरे भाई। पहले प्लान में 5 साल का इनकम स्टेटमेंट बनाओ कंसिडरिंग दीज 5 EBITs। दूसरे प्लान में फिर से 5 साल का इनकम स्टेटमेंट बनाओ कंसिडरिंग दीज EBITs। एंड तीसरे प्लान में फिर से 5 साल का इनकम स्टेटमेंट बनाओ विद दीज 5 EBITs। समझ में आ रही है? यस। तो अभी ये विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रेकमेंड एंड वाई। ठीक है, फिर तीनों में जिस पर्टिकुलर केस में आपको लग रहा है कि हर एक साल में बाकी केसेस से ज़्यादा अर्निंग्स पर शेयर है, भाई वो ऑल्टरनेटिव आपका सही है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं अभी पूरा कराने गया ना भाई तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें भी पता है। एंड वी आर राइट नाउ रनिंग इन अ बिट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो मैं क्या करूँगा, छोड़ नहीं रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए। एक केस मैं करवा देता हूँ, क्या बोलते हो? एक केस करवा दूँ क्या? चलो एक केस करवा देता हूँ आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ आपको थर्ड वाला केस करवा देता हूँ, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना इसको घर पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अपने पास क्या है, ये MTP मार्च 23 का सवाल है। फिर मार्च 19 का सवाल है और सितंबर 23। तो केस 1 एंड केस 2 यू आर गोइंग टू ट्राई। आई विल कवर केस नंबर 3 ओवर हियर, ताकि कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। देखो 36,50,000, सबसे पहले तो 5 साल की आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, ईयर 1 ऐसे, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। पूरा दिख रहा है ना भाई? हाँ चलो बढ़िया, आ जाओ बॉस। सबसे पहले EBIT, 5 साल की क्या क्या EBIT है वो लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले साल की EBIT है 15,62,500। ठीक है, 15,62,500 पहले साल की EBIT। फिर 22,50,000, फिर 93,70, एक मिनट, 62,50,000 ना, हाँ 62,50,000 करवा दो। फिर 93,75,000 ये भी लिख ले। वाह, 5th ईयर के लिए जगह ही नहीं बची है।
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। अभी के लिए यहाँ पे ईयर 5 का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, चलो। और ईयर 5 का EBIT आपका कितना है? 1,56,25,000, 1,56,25,000, ठीक है। ये मेरा ईयर 5 का EBIT है। आ जाओ, सबसे पहले क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे? अब इसमें वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, देख लो ऐसे ही। देखो, द कंपनी में इश्यू 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट 3100 पर शेयर, ये ठीक है। 2.5 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है एट 100 पर शेयर बेरिंग अ 9% रेट ऑफ डिविडेंड। इस पर्टिकुलर केस में डिबेंचर्स है ही नहीं, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स वही हो जाएगा 1,56,25,000, यहाँ पर 15,62,500, यहाँ पर 22,50,000, यहाँ पर 62,50,000 और यहाँ पर 93,75,000, ठीक है। अब इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे? अपना टैक्स एक्सपेंस। तो टैक्स रेट क्या बोला है? कंपनी का कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट है 25%। तो 156.25 का 30% अगर मैं निकालूँ, सॉरी 30 नहीं, 25% अगर मैं निकालूँ तो 39,06,250 यहाँ पर। 15,62,500 का 25% निकालोगे तो आता है 3,90,625। 22,50,000 का, एक मिनट, 22,50,000 का अगर मैं 25% निकालूँ तो आता है 5,62,500। 62,50,000 का अगर मैं 25% निकालूँ तो आता है 15,62,500। एंड 93,75 का अगर मैं 25% निकालूँ तो आता है 23,43,750। बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? अपना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो ये कितना हो गया अपना? 156.25 माइनस 39,06,250, तो ये होता है 1,17,18,750। फिर 15,62,500 माइनस 390,625 करोगे तो 11,71,875 यहाँ पर। 22,50,000 माइनस 5,62,500 अगर करोगे तो आएगा 16,87,500। 62,50,000 माइनस 15,62,500 करोगे तो आता है 46,87,500। और 93,75 में से 23,43,750 करोगे तो आता है 70,31,250। चलो ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है भाई? कुछ फार्मूला ही नहीं है, सिंपल। आपका जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इंटू 9%। तो 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर अपने पास है। हर एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है 100, मतलब 2.5 करोड़ हो गया इंटू 9%। तो 22,50,000 अपना प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। 22,50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ से माइनस हो जाएगा हर एक केस में। 22,50,000, 22,50,000, 22,50,000, 22,50,000 एंड 22,50,000। तो अब फाइनली अपने पास क्या आ जाता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी। तो अब देखो 5वें साल में कितना आता है? 117,18,750 माइनस 22,50,000 अगर करोगे तो ये आता है 94,68,750। फिर पहले साल में 117,1875 माइनस 22,50,000 करोगे तो ये आता है नेगेटिव 10,78,125।
16,87,500 माइनस 22,50,000 करोगे तो आता है 5,62,500। 46,87,500 में से 22,50,000 माइनस करोगे तो आता है 24,37,500 एंड 70,31,250 माइनस 22,50,000 करोगे तो आता है 47,81,250। ठीक है, एक बार फिगर्स में ज़रा मैच कर लेता हूँ। ये देख 10,78,125, 5,62,500 मैच, 24,37,500 मैच, 47,81,250 मैच एंड 94,68,750 मैच। अब सिंपली इसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करो और इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ एनालिसिस कैसे करना है और डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, तो ईपीएस आ जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा। इधर आओ। एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं, दे दिया है कि 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। अब देखो इस केस में अभी देखो क्या होगा ना, तुम्हारे पहले 2 साल में ना तुम्हें दिख रहा है कि अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव आएगा, तो अब डिसीजन कैसे ले। बाकी दोनों केसेस को भी ऐसे सॉल्व करना। एंड मैंने क्या बोला, ईपीएस जिसमें मैक्सिमाइज जिसमें भी है ईपीएस, वो डिसीजन ले लेना। मतलब इस केस में 2 ईपीएस नेगेटिव आ रहे हैं और 3 पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी के अलावा अगर तुम बाकी का करोगे ना, तो जैसे पहले केस में आप देखोगे तो सारे के सारे ईपीएस पॉजिटिव, दूसरे केस में सारे ईपीएस पॉजिटिव आ रहे हैं। सॉरी, पहले केस में सारे के सारे ईपीएस अपने पॉजिटिव आ रहे हैं। दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ईपीएस नेगेटिव आ रहा है और वो है ये। एंड अपना जो तीसरा केस है ना, उसमें 2 ईपीएस नेगेटिव आ रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, हम लोग प्लान 1 को डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो ईपीएस है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 10,78,125 डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे तो इसका 2.69 आता है, या 2.7 मान लो आप। 562,500 डिवाइडेड बाई 4 लैक्स का नेगेटिव 1.406, मतलब नेगेटिव 1.41, 24,37,500। अब यहाँ से पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे तो इट इज़ 6.09। फिर 47,81,250 डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे सो इट इज़ 11.95। यानी यहाँ पर 94,68,750 डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे सो इट इज़ गोइंग टू बी 23.67। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारे इनकम स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आप करा रहे हो, एक अच्छा क्वेश्चन आपने आर्बिट्रेज वाला करवाया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे सवाल क्यों, मतलब क्यों करवा रहे हो। एक बात बोलूँ, एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है राइटिंग स्पीड। और जब आप ऐसे लेंदी सवाल सॉल्व करते हो ना, आपकी राइटिंग स्पीड फटाफट से बढ़ जाती है ना। चलो क्या ख्याल है, बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 मुझे आपको करवाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ चलो अब कुछ अच्छे सवाल करवाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करते हैं। 8, 9 और 11 वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने बोला ना 2-3 सवाल बच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर हाँ फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ जाएंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हूँ। अब ये अच्छा सवाल है तो इस पे ज़रा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। अच्छा सवाल है, अच्छी तरह से करेंगे। आरटीबी मई 19 का सवाल है ये। एंड नवंबर 23 का ये है सर PYQ। आ जाओ, कैसे होगा, वेरी वेरी सिंपल। आ जाओ मैं आपको करवाता हूँ। आकाश लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अब अगर आप देखोगे ना तो प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स लेस
और ये 1,20,000 ये क्या हो गया आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000, अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है 4 एंड पी रेशियो 10। ठीक है। द कंपनी हैज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 7 lakhs एंड रिक्वायर्स 4 lakh फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो अब ना सबसे पहले इधर आओ, एक एनालिसिस करवाता हूँ कंपनी का, साथ साथ लिखो। कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कितना है, एनालाइज करते हैं, आगे ये काम आएगा, इसके लिए करवा रहा हूँ। कंपनी के एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो आप देखोगे सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट को, उसमें आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,000 का इंटरेस्ट है, 10% कूपन रेट है, तो कितना होगा फेस वैल्यू डिबेंचर का 40,000 डिवाइडेड बाई 10% करोगे तो एक तो मेरे पास 4 लाख का डेट है जो भी मेरा एग्जिस्टिंग है। चार लाख का एग्जिस्टिंग डेट है। फिर दूसरी चीज, अपने पास इक्विटी शेयर्स है 30,000 रुपए, 30,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपीज करोगे, इट इज गोइंग टू बी 3 lakhs। तो इक्विटी शेयर्स अपने पास कितने हैं, 3 लाख, एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अपने पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स भी है। द कंपनी हैज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 7 लाख रुपीज, तो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हो गई, 7 लाख, बराबर। हाँ जी। तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7 लाख। आपको पता है ये 14 लाख का जो टोटल है इसको हम क्या बोलते हैं भाईजान, ये जो 14 लाख का टोटल है ना, ये बन जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। खत्म हो गई बात। यस 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 यस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपना मिल गया, और मेरे को 4 लाख रुपए का और फंड चाहिए, मतलब 14 लाख का फंड ऑलरेडी है कंपनी के पास, 4 लाख का और फंड चाहिए। क्या करेगा पैसा मांग के, बोलते हैं भैया मॉडर्नाइजेशन। हाँ ठीक है, बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट। अब बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वैसे का वैसा रहेगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। अगर आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो मेरा एग्जिस्टिंग तो मेरा आरओसी कितना है, तो एक तो मेरा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी ले लो 2,80,000, बराबर। तो 2,80,000 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे 14 लाख है, तो नीचे आ जाओ 14 lakhs इंटू 100। तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आता है देख लो, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा रिटर्न आता है 20%। ठीक है, यस। आगे बढ़े, आगे बढ़ो बॉस, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर अच्छी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, डेट इक्विटी रेशियो। अब जनरली ना डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो डेट अपॉन इक्विटी, बट ये लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। इनका डेट इक्विटी रेशियो पता है कैसे निकलता है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, मतलब डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मैं बोल सकता हूँ। डेट इक्विटी रेशियो अगर 40% से ऊपर गया तो पी रेशियो गिर जाएगा 8 पर। देखो अर्निंग्स पर शेयर 4 है, फिलहाल पी रेशियो 10 है। अगर डेट इक्विटी, अगर एक्सपेंशन के 4 लाख खड़े करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो अगर 40% से ऊपर गया तो पी रेशियो 10 से गिर के 8 हो जाएगा। एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट टू 12%, मतलब अगर आपने एडिशनल डेट से पैसा रेज किया है तो ये 4 लाख के एडिशनल डेट पे 12% इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट नहीं लगेगा। You are required to ascertain the probable price of the share if the additional capital is raised as debt, if the amount is raised by issuing equity shares। तो सबसे पहले ना हम लोगों को यही एनालिसिस करना पड़ेगा कि अपना डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकला, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी।
इन बोथ केसेस। तो अब देख लो बॉस कैसे आएगा। सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर्स, छोटू सा स्टेटमेंट बना देता हूँ। अगर हम डेट से फाइनेंसिंग करते हैं तो क्या होगा, इक्विटी से फाइनेंसिंग करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डेट की बात करता हूँ। अगर अपन ने डेट से फाइनेंस किया तो कहना इसे, एक तो अपने पास ऑलरेडी 4 लाख का एग्जिस्टिंग डेट था, प्लस हम अगर ये 4 लाख डेट से रेस करते हैं तो और 4 लाख बढ़ जाएगा ना। तो अपना नया और एग्जिस्टिंग मिला करके टोटल डेट कितना हो जाता है, 8 लाख। तो अपना नया डेट यहां पर हो जाएगा 8 लाख रुपए। बट अगर मैं इक्विटी ऑप्शन से पैसा रेस करता हूं तो फिर ये ऐसा कुछ होगा ही नहीं ना। जितना डेट पहले था उतने का उतना ही रहने वाला है। तो पहले कितना डेट था, 4 लाख, अभी भी उतना ही रहेगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, अब समझने का ट्राई करना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में ना आप डेट भी लेते हो, आप इक्विटी भी लेते हो। आप डेट भी लेते हो, आप इक्विटी लेते हो। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं डेट से रेस करूं या चाहे मैं इक्विटी से रेस करूं, हर हाल में कैपिटल एम्प्लॉयड में तो 4 लाख बढ़ेगा ही, क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर के कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। फिर चाहे इक्विटी ऑप्शन से और पैसा खड़ा करूं या डेट से खड़ा करूं, 4 लाख तो वैसे भी बढ़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने निकाला था 14 लाख, एक्सक्यूज मी, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने 14 लाख निकाला था ना, उसमें 4 लाख ऐड कर दो, 14 लाख प्लस 4 लाख। तो अपना नया कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों केस में 18 लाख हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अब ना डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो निकालो, क्या आता है दोनों केस में। तो पहले केस में 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 18 लाख रुपए, हाई ला 44.44% हो गया। और दूसरे केस में 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 18 लाख रुपए, इसमें सिर्फ 22.22% है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि अगर डेट अपॉन डेट टू इक्विटी रेशियो 40% से ऊपर गया तो पी रेशियो पहले तो चेंज होगा। तो इस केस में पी रेशियो क्या होगा, 40% से ऊपर गया तो बोलता है कि पी रेशियो गिर के 8 हो जाएगा। तो पहले केस में पी रेशियो 8 हो जाएगा, दूसरे केस में क्योंकि 40 से नीचे तो एग्जिस्टिंग पी रेशियो जो 10 का है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, यस दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना करके प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा आ जाओ बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ही बनाएंगे, पर्टिकुलर्स। अगर डेट ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो क्या, अगर इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो क्या। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो ईबीआईटी निकालो। अब ईबीआईटी कैसे निकलेगा यहां पे ध्यान से सुनना। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी के लिए, इससे आपको समझेगा। हाँ, अब सुनना बात ध्यान से कैसे होगा। देखो यार, क्वेश्चन ना एक लाइन बोलता है कि भाई आपका किधर गया, जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो दोनों केस में मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कितना निकला था, 20% था ना। हाँ 20% था, तो अभी हम लोग उसको 20% ही रखने वाले हैं। नीचे चल, हाँ। तो दोनों केस में 20% 20%। अब चाहे मैं डेट ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, आरओसी तो 20% ही रहने वाला है। इसी के अलावा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड
मुझे बताओ दोनों केस में कितना हो जाएगा। मैंने बोला ना, चाहे आप इक्विटी से रेस करो चाहे आप डेट से रेस करो, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो दोनों केस में कितना हो जाएगा, 18 लाख और 18 लाख। हाँ जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख लिख दो। यस। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था ना, ईबीआई, अबे क्या हो रहा है, हाँ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यस, यही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, आपके पास नया ईबीआईटी नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख है, इंटू 100 आपको पता है। तो अब मुझे ईबीआईटी, ये वाले लॉजिक से मुझे ईबीआईटी यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा। यस, कैसे निकलेगा, सिंपल, 18 लाख का 20% ले लो, तो मेरा नया ईबीआईटी दोनों ही केसेस में आ गया 3,60,000, 3,60,000। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अभी 3,60,000 एंड 3,60,000 मेरा नया ईबीआईटी निकल के बाहर आ गया। अब वही इनकम स्टेटमेंट वाला रूल, तो एक तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है अपना, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं डेट ऑप्शन से रेस करता हूं तो ये वाला जो एग्जिस्टिंग 4 लाख का डेट है उस पे 10% इंटरेस्ट। और एक चीज मैंने बोला था कि अगर आप डेट फाइनेंसिंग के थ्रू जाते हो और आपका पीई रेशियो 8 पर आता है, जो कि कब होगा, जब आपका डेट टू डेट इक्विटी रेशियो 40% से ऊपर जाएगा, जो इस केस में हो रहा है, तो नए डेट का इंटरेस्ट रेट 12% होगा। समझ में आया। तो अब ना इंटरेस्ट ऑन डेट दो होगा, एक तो एग्जिस्टिंग 4 लाख पे 10% और एक नया 4 लाख पर 12%। और इस केस में क्योंकि इक्विटी से निकल रहा है तो सिर्फ एग्जिस्टिंग डेट पर ही इंटरेस्ट निकलेगा, नया डेट इस केस में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे तो 40,000 और जो नया डेट हमने रेस किया है उस 4 लाख पे 12%, दैट इज 48,000। समझ में आई बात। तो अब नए केस में मुझे बता दो अपना अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना हो गया, 3,60,000 माइनस 40,000 माइनस 48,000 करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर 2,72,000 आपका आएगा और यहाँ पर 3,60,000 माइनस 40,000 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 3,20,000 आएगा। अब इसमें से आप टैक्स एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा, कितना है टैक्स एक्सपेंस, आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, तो 2,72,000 का 50% अगर करोगे तो माइनस 1,36,000 और 320 का 160 आता है 50%, बराबर। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 2,72,000 माइनस 1,36,000, उतना ही बचेगा 136 और 1,60,000। तो ये बढ़िया हो गई बात। अब प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया हुआ है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं हुआ है, तो यही मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी हो गया। यस, अब डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरे कितने इक्विटी शेयर्स बनते हैं यहाँ पर, 30,000, तो 30,000 30,000। तो अब फाइनली मेरा ईपीएस कितना आया, तो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करोगे तो मेरे फर्स्ट केस में ईपीएस आता है 4.53 टाइम्स और इस केस में 1,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करोगे तो आता है 5.33 टाइम्स। ठीक है, तो ईपीएस यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं प्रोबेबल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल रहा हूँ, तो अब देखो प्रोबेबल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या आएगा। तो वंस अगेन दोनों ही केस में मेरे क्या क्या ईपीएस आए थे, एक तो डेट ऑप्शन में क्या ईपीएस आया था एंड एक इक्विटी ऑप्शन में क्या ईपीएस आया था वो बता देता हूँ। ठीक है, तो डेट और इक्विटी के ऑप्शन में अपने ईपीएस आए थे 4.53 एंड 5.33।
4.53 एंड 5.33। अब मैं यूज़ करूँगा पी रेशियो। पी रेशियो का क्या मतलब होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस, याद आया? तो पहले वाले केस में पी रेशियो गिर के 8 हो जाता है, दूसरे वाले केस में 10 रहता है। तो अब मुझे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्रोबेबल मिल जाएगा क्या? अरे बताओ बॉस, मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल मिल जाएगा। तो अब ना मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर, आप पी रेशियो को यहाँ से एडजस्ट करोगे ना तो आपका मिल जाएगा। अरे यहाँ पे 4 आता है अर्निंग्स पर शेयर, कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के भी 40,000 हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं और 10,000 शेयर्स इशू करूंगा। बताता हूँ मैं कैसे होगा। बताता हूँ मैं कैसे होगा, पहले इसको ना खाली करेक्ट कर लेने दो। एंड ये मेरा 4 पर शेयर हो गया। अब सुनने का ट्राई करना कि ये यहाँ पे 40,000 क्यों आया। ये जो 40,000 है ना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स मेरे पास कितने थे? 30,000 बराबर। इसी के अलावा मुझे टोटल पैसा रेस कितना करना है? 4 लाख का पैसा रेस करना है, और मेरे हर एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। तो जब मैं इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करता हूँ तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, मुझे कितने शेयर्स रेस करने? एक मिनट। 4 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई, एक मिनट, मुझे कितना रेस करना था? इतना ही रेस करना था ना? हाँ हाँ बराबर। अगर 4 लाख मैंने इक्विटी शेयर से रेस किए, 4 लाख अगर मैंने इक्विटी शेयर से रेस किए, तो वो न्यू शेयर्स यहाँ पर बन जाएंगे अराउंड 40 के। ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है ये देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 इन्होंने बनाया भी हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं डालना चाहता। ये देखो, ये 40 डिवाइड किया हुआ है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 40। अब 40 कैसे आया, ध्यान से सुनना। ये देखो, एग्जिस्टिंग पी रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बराबर। सो इट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, बराबर। अब अर्निंग्स पर शेयर अपने पास नहीं है, पी रेशियो अपने पास 10 टाइम्स है। तो बस यहीं पे इन्होंने इसी बेसिस पे निकाल दिया है कि मेरा 40 रुपीज़ पर शेयर पे आता है, एंड 4 लाख आपके इक्विटी शेयर्स आ गए। ठीक है, तो ईपीएस 4.53 एंड 4। अब यहाँ पर मेरा प्रोबेबल मार्केट प्राइस पर शेयर कितना निकलेगा? 4.53 मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे तो 36.24 यहाँ पर निकलता है, एंड यहाँ पर 40 रुपीज़ पर शेयर का एमपीएस निकलता है। ठीक है, ये 40 रुपीज़ निकला तभी ये मैच कर रहा है। ख़त्म, ये सवाल भी ख़त्म हो गया। अब एक आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, आ जाओ। अब एक आखिरी सवाल कौन सा करे? चलो क्वेश्चन नंबर 11 ही कर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ। नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान सवाल है, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन को कैसे इनकम स्टेटमेंट के साथ किया, वही करना है यहाँ पे। तो करके खत्म करते हैं यार फटाफट, है ना। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2022 आर गिवन एज फॉलोज। आउटपुट्स 1 लाख, और ये है इन यूनिट्स, ये रुपीज़ में नहीं है, 1 लाख यूनिट्स है, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 40 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कितना है? 20 रुपये, और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटालिटी बेसिस 10 लाख है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2022 इज एज फॉलोज। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख, एंड करंट लाइबिलिटीज 5 लाख, मतलब इन टोटल 20 लाख रुपीज आपके पास अभी है इन योर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब Raj Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 20 lakhs. Of course, Raj Limited को अपना business expand करना है, उसके लिए 20 लाख चाहिए। The company expects an increase in output by 50%. देखो जो रफ कैलकुलेशन है यहीं पे करवा देता हूँ, कैसे होगा। जो अपना एग्जिस्टिंग आउटपुट है उसमें 50% से इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। तो अपना नया आउटपुट कितना है? सिंपल है, 1 लाख रुपीज़ प्लस 50% अगर मैं करूँ, इट इज़ 1,50,000 यूनिट्स। ठीक है भाई। फिर
फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज। तो अपना न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ, देखो अपना एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख ऑलरेडी है, तो प्लस 5 लाख रुपीज अपना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अपना नया या प्रपोज्ड प्लान के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 15 लाख। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 15%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये -15% हो जाएगा, ठीक है। तो अपना नया वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, 20 माइनस 20 रुपीज एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस 15% करोगे तो आपका नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर आता है 70, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट। मतलब जितना बड़ा हुआ आउटपुट है सीधा उसको आप वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान। अब देखो 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं कि 20 लाख आप 3 में से किसी एक रास्ते से खड़े कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले डेट दिया हुआ है, पहले ऑल्टरनेटिव में 5 लाख का डेट है, तो मुझे एक बात बताओगे इक्विटी कितना होगा। अगर 20 लाख पहले ऑल्टरनेटिव में 20 लाख में से 5 लाख डेट से खड़ा करना है तो बैलेंसिंग फिगर 15 लाख रुपए कहना से इक्विटी शेयर से खड़े होगे। यस। सेकेंड ऑल्टरनेटिव 20 में से 10 लाख रुपए आप डेट से खड़े कर रहे हो तो कहना से बैलेंसिंग फिगर 10 लाख आप इक्विटी शेयर से खड़े करोगे। यस। तीसरा ऑल्टरनेटिव 20 में से 14 लाख आप डेट से खड़े कर रहे हो, मतलब कहने से बैलेंसिंग 6 लाख आप इक्विटी शेयर से खड़े करोगे। यस। स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट फॉर द फंड बोरोड इज एज फॉलोज। मतलब ये जो आप डेट इंट्रोड्यूस करोगे ना उसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। क्या कोई भी एग्जिस्टिंग डेट हमारे पास फिलहाल है, देख लो आपके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी तरीके का लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज आप बोल सकते हो कि डेट है बट उसका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट दिया नहीं हुआ है, मतलब वो ट्रेड पेबल्स वगैरह सब होगा, उसको भूल जाओ। जो नया डेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ उसी के लिए है। अब इस क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या है कि इंटरेस्ट रेट स्लैब वाइज पर है, मतलब पहले 5 लाख के डेट तक 10%, नेक्स्ट 5 लाख के लिए 15% एंड ओवर 10 लाख 20%। वो आप इनकम टैक्स में टैक्स कैसे निकालते हो स्लैब वाइज, वैसा स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मजा आएगा। Find out which of the above mentioned alternatives would you recommend to Raj Limited with reference to EPS assuming a corporate tax rate of 40%। और हाँ, ये मेरे अटेम्प्ट का सवाल है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट जब था इंटरमीडिएट का तब का सवाल है ये, तो आ जाओ इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। आ जाएंगे बॉस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला जो सवाल है ये PYQ है May 22 अटेम्प्ट का। कौन से अटेम्प्ट का है, May 22 अटेम्प्ट का ही आपका PYQ है। तो देख लो भाई, हम लोग क्या करेंगे, क्विकली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। लिख लो ऐसे पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक तो आपका एग्जिस्टिंग प्लान और दूसरा आपका नया प्लान। आ जाओ, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सॉरी। पर्टिकुलर्स आया, प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3, ऐसे लिखो। 3 नए प्लान है ना, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। सबसे पहले तो सेल्स। अब सेल्स लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स है मल्टीप्लाइड का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है। तो अब देखोगे हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लान में आउटपुट था वो 1 लाख था, बट नए प्लान के बढ़ के 1.5 लाख यूनिट्स का आउटपुट हो गया। तो 1.5 लाख यूनिट्स इंटू पर यूनिट का सेलिंग प्राइस, ये वैसे का वैसा ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बोला है ना एडिशनल आउटपुट विल बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस नहीं हिल रहा है, तो इंटू 40। तो मेरा सेल्स कितना हो गया, निकाल लो। 1.5 लाख इंटू 40 करोगे तो 60 लाख आता है अपना सेलिंग प्राइस तीनों ही प्लान्स में। तो प्लान 1 में 60 लैक्स, प्लान 2 में 60 लैक्स और प्लान 3 में भी 60 लैक्स। फटाफट लिख देंगे इसको। नेक्स्ट इसमें से क्या माइनस होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी आउटपुट इनटू पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब वंस अगेन वेरिएबल कॉस्ट जो है मैंने बोला ना आउटपुट के बेसिस पे चेंज होता है, तो अपना नया आउटपुट कितना है 1,50,000 वंस अगेन। तो 1.5 लाख यूनिट्स इंटू अपना नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, 15% से गिरा था ना 20 से, तो 15% से गिर के 17 रुपये पर यूनिट हो गया था। तो 1.5 लैक्स इंटू 17 पर यूनिट। इस ब्रैकेट को ना थोड़ा सा ये साइड ले लेता हूँ ताकि जगह मिले। कर लो 1.5 लाख इंटू 17 रुपये, 25,50,000 आता है। 25,50,000 अपना आंसर यहाँ पर तीनों जगह पे आ जाएगा।
25,50,000, 25,50,000, 25,50,000। अब आप यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, निकाल लो भाई। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 60 लाख माइनस 25,50,000 अगर मैं करता हूँ, इट इज़ 34,50,000 इन ऑल द 3 केसेस। 34,50,000, 34,50,000, 34,50,000। बढ़िया, यस। अब इसमें से क्या माइनस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। तो भैया फिक्स कॉस्ट माइनस कर लो। लेट्स रिड्यूस द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का क्या सीन था? 5 लाख से बढ़ के न्यू प्लान में, सॉरी 5 लाख से बढ़ के न्यू प्लान में तीनों ही ऑल्टरनेटिव्स में अपना फिक्स कॉस्ट हो गया था 15 लाख। तो इसमें से 15 लाख माइनस हो जाएगा, इसमें से भी 15 लाख माइनस हो जाएगा, और इसमें से भी 15 लाख माइनस हो जाएगा। तो अब मेरा EBIT लिख दूं मैं। तीनों भी केसेस में अपना जो EBIT है वो कितना होगा? 34,50,000 माइनस 15 लाख, दैट इज 19,50,000। तीनों भी केस में अपना EBIT सेम होगा। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन डेट। अब ये ऐसे ही नहीं समझेगा, एक छोटा सा ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो समझ जाएगा। आ जाओ, ये एक पेज ब्लैंक छोड़ दो और यहां पर आ जाओ, वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन डेट। देखो अब इंटरेस्ट ऑन डेट कैसे निकलेगा, लिख लो एक बार। पर्टिकुलर्स प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। पहले तो लिख लो हर एक प्लान में हम टोटल कितना डेट रेज कर रहे हैं, टोटल डेट टू बी रेज्ड। तो बाइफर्केशन करने में इजी होगा, ठीक है। तो हर एक प्लान में हम कितना कितना डेट रेज कर रहे हैं। तो जब मैं पहले प्लान की बात करूं, नीचे आ जाओ, जब मैं पहले प्लान की बात करूं तब पहले प्लान में सिर्फ 5 लाख का डेट रेज हो रहा है। रही बात दूसरे प्लान की तो 10 लाख का डेट रेज हो रहा है, और रही बात तीसरे प्लान की तो 14 लाख का डेट रेज हो रहा है। अब स्लैब वाइज जाओ, यहां पे आके स्लैब वाइज जाओ। सबसे पहले क्या बोला है? अप टू 5 लाख रुपीज 10% इंटरेस्ट। तो अप टू 5 लाख 10% इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 50,000। 5 लाख का 10% कितना? 50,000। तो ये 50,000 यहां पर भी, ये 50,000 यहां पर भी, ये 50,000 यहां पर भी। अब 5 लाख टू 10 लाख वाले पोर्शन पे कितना लगेगा? 15% इंटरेस्ट। अब पहले वाले प्लान में तो कोई इंटरेस्ट इस पोर्शन पे आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाले प्लान में टोटल डेट ही 5 लाख है, तो उस पूरे 5 लाख पे 10% लग के खत्म। दूसरे प्लान में 10 लाख है, जिसमें से पहले 5 लाख पे 10% लगेगा और अब बाकी के 5 लाख पे 15% लगेगा। तो 5 लाख इंटू 15% करो, आई थिंक 75 के आता है ना। हाँ, तो 75 के यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 लाख के ऊपर का जो भी डेट है उस पर लगेगा इन टोटलिटी 20% इंटरेस्ट। तो ये डेट 20 लाख से ऑफकोर्स कम है, ये डेट भी 20 लाख से कम है। 20 लाख के ऊपर का, सॉरी, ये डेट भी 10 लाख से कम है। पहले तो डेट 10 लाख से कम है तो उस पर 10 लाख के ऊपर का के इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं। बट यहां पर आप देखोगे ना तो 14 लाख है, जिसमें से 10 लाख का हिसाब हम कर चुके हैं। तो बचा कितना? 4 लाख। तो उस 4 लाख पर 20%, दैट इज 80,000। बस अब ऐड कर दो, इंटरेस्ट में निकल के बाहर आ जाएगा तुम्हारा। पहले केस में 50,000 का इंटरेस्ट आया, दूसरे केस में 75 प्लस 50 करोगे तो 1,25,000 का इंटरेस्ट आता है, और तीसरे केस में 50 प्लस 75 प्लस 80 2,05,000 का इंटरेस्ट आता है। देख लो भाई, ये इंटरेस्ट का पोर्शन सही है क्या? 50, 125, 2,05। ठीक है, आ जाओ, इसको यहाँ पे लिख के माइनस कर देंगे। 50, 1,25,000 एंड 2,05,000। समझा? तो अब अपने पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बॉस? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो ये हो जाता है मेरा 19 लाख
19,50,000 माइनस 1,25,000 करूँगा तो ये हो गया 18,25,000 और 19,50,000 माइनस 205 अगर मैं करता हूँ तो आता है 17,45,000। अब बारी आती है इसके टैक्स एक्सपेंस की। टैक्स रेट कितना है ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि टैक्स रेट जो है वो है आपका 40%। तो यहाँ पे माइनस कर देना टैक्स एट द रेट 40%। तो 19 लाख का 40% टैक्स का हिस्सा 7,60,000, ये माइनस कर देंगे हम। 18,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 40% इज 7,30,000, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 17,45,000 का 40% कम्स टू 6,98,000, ये इसका टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे माइनस। तो अब अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स गया, क्या बचता है बॉस? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स देख लो तो 19 लाख माइनस 40% करूंगा तो 11,40,000 यहाँ पर आता है। 18,25,000 माइनस 40% करूंगा तो 10,95,000 ना, 10,95,000 यहाँ पर आता है। एंड 17,45,000 माइनस 40% करोगे 10,47,000 यहाँ पर आता है। देख लो बॉस, सही है? तो आगे बढ़ू। 1140, 10,95 एंड 10,47,000। अब ना एक छोटी सी वर्किंग नोट है जो मुझे आप लोगों को समझानी है, और वो पता है क्या है? ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स की। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर्स की। यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और एक और वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए, वरना ये समझेगा नहीं। बस फिर ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ईपीएस आ जाएगा तुम्हारा, और फिर तुम आराम से डिसीजन ले पाओगे कौन सा ज़्यादा है। यहीं पे बना ले, जगह है। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे जो इक्विटी शेयर्स है ना, वो फिलहाल अपने पास कितने हैं? 1 लाख। कहना इसे तीनों ही प्लान्स में, मतलब जब मैं एक्सपांड करते हुए मतलब जब मैं एक्सपांशन की सोचूं, तब मैं चाहे इक्विटी शेयर्स इशू करूं, चाहे ज़्यादा करूं, चाहे कम करूं, कितने भी करूं, बट ये 1 लाख शेयर्स तो मेरे पास पहले से है, वो अभी के अभी भी रहने वाले। उसके ऊपर कुछ एडलेस हो इक्विटी शेयर्स, वो अलग बात है, बट ये 1 लाख तो पहले से है, अभी भी है, रहने ही वाले हैं। यस, तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। चाहे कोई भी एक्सपांशन का प्लान हो, मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स है अपने पास? 1 लाख। तो 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख लिख देंगे, और 1 लाख लिख देंगे, ठीक है? अब यहां पर है ना मिस्टेक प्रोन एरिया है, तो ध्यान से। न्यू शेयर्स कितने आए? अभी क्या होगा पता है? आपको बोला जाएगा कि पहले प्लान में 15 लाख के इक्विटी शेयर्स और 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स इशू करके खड़े करने हैं, और बाकी के 5 लाख डेट है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 15 लाख खड़ा करना है, डिवाइडेड बाय हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 1.5 लाख और इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। जैसे ही आपने ये बोला, आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत? मैं आपको बताता हूं क्यों गलत। क्योंकि है ना मेरे भाई, आप जो नए इक्विटी शेयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जो नए इक्विटी से शेयर्स इशू करते हो, हमने पहले भी इस लेक्चर में इस चीज़ को के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि जब आप नए इक्विटी शेयर्स इशू करते हो ना, तब आप फेस वैल्यू पे नहीं, आप उसकी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे करते हो, क्योंकि इन टोटलिटी आपको कितना खड़ा करना है उस पर तो फेस वैल्यू प्रीमियम सब मिला करके ही आप शेयर होल्डर के पास से लोगे ना। मैं बोलता हूं मुझे 20 रुपए खड़े करने हैं, तो मैं 10 रुपए का एक शेयर आपको प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो मेरे पास आएगा कितना? मैं एक ही शेयर इशू कर रहा हूं। आप ऐसा बोलोगे क्या कि 20 रुपए खड़े कर रहे, 10 रुपए एक शेयर का फेस वैल्यू, मेरे को 2 शेयर इशू करने पड़ेंगे? नहीं, मैं एक 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करके एक ही शेयर में 20 रुपए आपसे वसूल सकता हूं, है कि नहीं? तो इसीलिए जब भी इक्विटी शेयर इशू करोगे ना, तो उस पर आप सिर्फ फेस वैल्यू कंसिडर नहीं करते हो, उस पर प्रीमियम, डिस्काउंट का एलिमेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट सब कंसिडर करने के बाद उसका जो इशू प्राइस निकलता है
उस पे इशू होगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि जब नए शेयर्स का इशू प्राइस ना दिया हो तब करंट मार्केट प्राइस ले लिया करो। द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। इंस्टीट्यूट ने करंट मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पर आपको लिख के दे दिया हुआ है, तो चुपचाप 200 पर शेयर में इशू करना। तो अब देखो कैसे होगा, नए इक्विटी शेयर्स कैसे इशू होंगे। देखो प्लान नंबर वन में मुझे इक्विटी शेयर से कितना खड़ा करना है पैसा, 15 लाख रुपीस खड़ा करना है, डिवाइडेड बाय 200 रुपए पर शेयर पर मैं इशू करूंगा। तो कितना आया, 15 लाख डिवाइडेड बाय 200, 7500 शेयर्स। दूसरे केस में मुझे इक्विटी से 10 लाख रुपए खड़े करने हैं और मैं इशू करूंगा 200 रुपए पर शेयर पर। 10 लाख डिवाइडेड बाय 200, अरे हो ना भाई, तो ये हो गया 5000। और तीसरे केस में 6 लाख मुझे इक्विटी शेयर से रेस करने हैं, डिवाइडेड बाय 200 पर शेयर। तो लिख लो भाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 200, इसका आंसर आता है 3000। तो अब इन दोनों का मिला करके आप टोटल करो कितना आता है, दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो पहले केस में 1 लाख और 7500 मतलब 1,07,500, दूसरे केस में 1,05,000 और तीसरे केस में 1 लाख प्लस 3000, 1,03,000। ये शेयर्स मुझे इशू करने हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने भी वैसे ही लिखा हुआ है, ये आया 1,07,500, 1,05,000, 1,03,000। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये आया कहाँ से। नए शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस पे इशू किया जाता है, बस यही लॉजिक है। दिख रहा है ना, हाँ वैसे तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,07,500 शेयर्स पहले प्लान में आए, 1,05,000 दूसरे प्लान में आए एंड 1,03,000 तीसरे प्लान में आए। तो बॉस निकाल लो अपना अर्निंग्स पर शेयर क्या आता है। बोले तो 11,40,000 डिवाइडेड बाई 1,07,500, इट इज पहले केस में आता है 10.60 है भाई, एक बार चेक कर ले बराबर है ना, हाँ 10,95,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000, इट इज 10,04,28, मतलब मैं 10.43 पर शेयर लिख दूँ। चलो ये भी मैच। और 10,47,000 डिवाइडेड बाई 1,03,000 अगर मैं करता हूँ 10.165 यानी कि 10.17, ठीक है ये भी मैच, बस खत्म। तो मुझे बताओ ईपीएस किस में सबसे ज़्यादा आया, प्लान ए में। तो कौन सा प्लान कंसिडर करोगे, ऑल्टरनेटिव 1 या प्लान ए कंसिडर करोगे, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होती है आपकी अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो मेरे को बताओ तुम लोगों को मज़ा आया क्या आज के सेशन में। अभी कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारा जो है एक तो क्वेश्चन नंबर 10 करना बाकी है, जिसे हम अगले लेक्चर में निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये अपना बाकी है, इसे अगले लेक्चर में निपटाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी बाकी है ना अपना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है बस। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इन 3 क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में निपटा देंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। जिसके बाद मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको वो जिसमें आपके वो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट इन सिंगल शिफ्ट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में फैक्टरिंग वाला कंसेप्ट, कैश मैनेजमेंट, उसमें वो ऑपरेटिंग साइकिल, ये सब कंसेप्ट में आपको दिक्कत आती है ना, वो स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको। वही सुपर 100 क्वेश्चंस का मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो विद दिस इज देव शाह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच देखने के लिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय। जाओ रिवाइज करो अभी, जाओ।